तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, वैंग लिन ने 9th पैलेस को क्लियर कर लिया था। तो अब आगे तो वीडियो की शुरुआत में वैंग लिन जब 9th पैलेस से बाहर आता है तो सभी ग्रैंड एम्पीरियंस की नजर उस पर पड़ने लगती है और सदर्न कॉन्टिनेंट के वाटरफॉल के पास बैठे दाओ यी के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आती। वो सोचता है कि उसे पहले से ही पता था कि ये लड़का बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, क्योंकि इसने 100 साल से भी कम टाइम में 9th पैलेस पास कर लिया है। दाओ यी डिसाइड करता है कि भले ही वैंग लिन में उसे पहले रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इस बार वो उसे रिक्रूट करने के लिए अपने एक अवतार जरूर भेजेगा। उसका मानना था कि एक अवतार भेजने से वैंग लिन को फील होगा कि उसे कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है। और तभी नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के एक बर्फीले ग्लेशियर के अंदर ग्रैंड एम्पीरियन वू फैंग अपनी आंखें बंद करके वैंग लिन पर फोकस कर रहे थे। उन्हें पता चल जाता है कि माउंटेन सी का टेस्ट पास करने के बाद वैंग लिन की बैटल पावर अब किसी एसेंडेंट एम्पीरियन के बराबर हो चुकी है। वू फैंग को दाओ यी के एरोगेंट नेचर के बारे में अच्छे से पता था। वो समझ जाते हैं कि दाओ यी बस अपना एक मामूली अवतार भेजेगा। तो असली रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वू फैंग फैसला करते हैं कि वो खुद अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ वैंग लिन से मिलने जाएंगे। उधर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के माउंट एम्परर पर एक ब्यूटीफुल औरत वैंग लिन की इस कामयाबी को देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उसके बगल में बैठा बुढ़ा आदमी बिल्कुल शांत था और उसे इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वो बुढ़ा आदमी बड़े आराम से समझाता है कि 9th पैलेस सिर्फ एम्पीरियन एक्सॉल्ट्स का पीक है, लेकिन 10th पैलेस को ब्रेक करना एसेंडेंट एम्पीरियन बनने की शुरुआत है। वो बताता है कि वैंग लिन अभी भी मिंगदाओ जैसे पावरफुल एसेंडेंट एम्पीरियन से बहुत पीछे है। ये सुनकर वो ब्यूटीफुल औरत थोड़ा गुस्से में आती है और चिल्लाती है, टीचर। तो वो बुढ़ा आदमी कहता है कि अगर वैंग लिन 10th पैलेस पास कर लेता है तो वो खुद जाकर उसे ज्वाइन करने का ऑफर देगा। वो आगे डीप मीनिंग एक्सप्लेन करता है कि पहले 9 पैलेसेस सिर्फ एम्पीरियन एक्सॉल्ट्स के लिए थे, लेकिन 10th पैलेस एक ऐसी बाउंड्री है जहां दाओ की सच्ची समझ और एनलाइटनमेंट की जरूरत है और हर नया पैलेस एक नई फॉर्च्यून देता है। इसी दौरान एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो अपनी डिवाइन सेंस को सीधा आसमान की तरफ भेज देती है। वही सेंट्रल कॉन्टिनेंट के एम्पीरियल सिटी से एक ठंडी हंसी गूंजती है और कोई कहता है कि ये वही इंसान है जिसे दाओ फेई भुला नहीं पा रहा था और उन्होंने इस लड़के को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर दी है। ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के पर्पल यांग सेक्ट में एक मिडिल एज्ड आदमी मिरर में ये सब ध्यान से देख रहा था। उसने सोच लिया था कि कुछ भी करके वैंग लिन को रिक्रूट करना ही है। वो जानता था कि उनकी ग्रैंड एम्पीरियन फिर से रीइनकार्नेट होने वाली है और वैंग लिन उनके लिए एक परफेक्ट और ताकतवर गार्डियन बन सकता है। ट्रायल एरिया की बात करें तो 9th पैलेस पास करते ही लगभग 100 एम्पीरियन एक्सॉल्ट्स वहां से निकल जाते हैं ताकि वो ये ब्रेकिंग न्यूज अपने दोस्तों को दे सकें। ये पूरे सेलेस्टियल क्लैन में किसी होली इवेंट की तरह आग की तरह फैलने लगता है। वैंग लिन 9th पैलेस से बाहर आने के बाद तुरंत 10th पैलेस की तरफ नहीं बढ़ता है और हवा में ही शांति से बैठ जाता है। उसके वहां बैठते ही पूरा ट्रायल एरिया एक ब्राइट गोल्डन लाइट से रोशन हो जाता है। जो नए एम्पीरियन एक्सॉल्ट्स ट्रांसफर एरे से वहां पहुंच रहे थे वो उस गोल्डन लाइट में वैंग लिन को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। वैंग लिन अब एक सुप्रीम पावर बन चुका था और इसी के साथ उनके दिलों से वैंग लिन के लिए सारी नफरत डर में रिस्पेक्ट में बदल जाती है। देखते ही देखते वहां 700 से ज्यादा एम्पीरियन एक्सॉल्ट्स जमा हो जाते हैं जो पूरे क्लैन का 70% थे। सब आपस में यही बहस कर रहे थे कि क्या वैंग लिन 10th पैलेस का मुश्किल टेस्ट क्लियर कर पाएगा या नहीं। पिछले कई हजार सालों से कोई नया असेंडेंट एम्पीरियन नहीं बना था, इसलिए सबको लग रहा था कि वैंग लिन यहाँ पर आकर शायद फेल हो जाए। और तभी वहां पर एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी भी खुद पहुंच जाती है। हाइजी उस लड़के को देखकर मुस्कुराती है और सोचती है कि ये बंदा पूरे 10 साल तक गायब था और वापस आते ही इसने इतना बड़ा धमाका कर दिया। और तभी ट्रांसफर एरे से 4 बहुत ही बड़े मास्टर्स निकलते हैं। इन चारों को देखते ही पूरी भीड़ चिल्लाने लगती है क्योंकि ये असेंडेंट एम्पीरियन स्नोरेन, डाओ व्हील, मैंग शुआंग और टाइनी चाइल्ड थे। इन चारों लेजेंडरी मास्टर्स के आते ही वहां एकदम सन्नाटा छा जाता है और सब खड़े होते हुए वैंग लिन को देखने लगते हैं। वैंग लिन अपने नीचे खड़ी इतनी बड़ी भीड़ को देखकर थोड़ा फ्राउन करता है, लेकिन फिर रिलैक्स हो जाता है। उसे पता था कि उसका मेन गोल फेमस होना था और जितने ज्यादा लोग होंगे उसका नाम उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। वैंग लिन उन चारों असेंडेंट एम्पीरियंस को एक नजर देखता है और बिना डरे सीधा 10th पैलेस के अंदर चला जाता है। नीचे खड़े सभी लोग अपनी सांसें रोके बस यही सोच रहे थे कि क्या वो सेलेस्टियल क्लैन का 49th असेंडेंट एम्पीरियन बन पाएगा। ट्रायल के अंदर गए हुए वैंग लिन को पहले 10 ब्रेथ्स का टाइम लगता है और देखते ही देखते 20 ब्रेथ्स बीत जाते हैं। इतना टाइम लगने पर भीड़ में कुछ लोगों को सच में लगने लगता है कि वैंग लिन अब फेल हो चुका है। और तभी अचानक पूरे एरिया में एक भयंकर शोर गूंजता है। वो पुराना और धुंधला 10th पैलेस जो हजारों सालों से बिल्कुल शांत पड़ा था, उसमें से एक बहुत ही डेंजरस और ब्राइट गोल्डन लाइट फूटकर बाहर आती है। ये रोशनी देखते ही सब लोग शॉक में जोर से चिल्लाने लगते हैं कि वैंग लिन ने सच में ये इम्पॉसिबल काम कर दिखाया है। वो 10th पैलेस पास करके एक नया असेंडेंट एम्पीरियन बन चुका था और ये नजारा देखकर वहां खड़े उन चारों बड़े मास्टर्स के चेहरे भी पूरी तरह सीरियस हो जाते हैं। एम्पीरियन ट्रायल के धुंधले आसमान में अचानक से एक ब्राइट गोल्डन लाइट निकल आती है। ये रोशनी उस 10th पैलेस से आ रही थी जो हजारों सालों से बिल्कुल शांत था और देखते ही देखते ये रोशनी नीचे खड़े सभी कल्टीवेटर्स की आंखों को पूरी तरह चौंधिया देती है और तभी उस गोल्डन लाइट के बीच से एक जायंट फिगर धीरे धीरे अपीयर होने लगता है। ये वैंग लिन नहीं था बल्कि एक बेहद विशाल शैडो थी जो किसी एंशिएंट जायंट की तरह आसमान में खड़ी थी। ये शैडो उस रोशनी को अब्सॉर्ब
एब्जॉर्ब करके और भी सॉलिड बन जाती है। जब वो फिगर पूरी तरह क्लियर होता है तो सब देखते हैं कि वो एक बेहद हैंडसम शख्स था। उसके अंदर से एक ऐसी पावरफुल और एंशिएंट एनर्जी निकल रही थी जो वहां मौजूद हर एक सेलेस्टियल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। उसने एक गोल्डन रोब पहना हुआ था और सर पर एक बड़ा एम्परर क्राउन था, जैसे वो इस पूरे वर्ल्ड का अकेला राजा हो। उस जायंट शैडो को देखते ही वहां खड़े 800 एम्पीरियन एक्सॉल्ट्स और चारों असेंडेंट एम्पीरियंस के दिल डर से कांप जाते हैं। एक एम्पीरियन एक्सॉल्ट पूरी हैरानी के साथ चिल्लाता है कि ये तो सेलेस्टियल एंसेस्टर की शैडो है जो उन्होंने यहाँ एम्पीरियन ट्रायल में छोड़ी थी। सुना था कि अगर सेलेस्टियल एंसेस्टर मर भी जाते हैं तो भी ये शैडो हमेशा के लिए यहाँ जिंदा रहेगी। दूसरा कल्टीवेटर शॉक में बोलता है कि उसने सुना था हर असेंडेंट एम्पीरियन को खुद सेलेस्टियल एंसेस्टर टाइटल देते हैं, लेकिन उसे इस बात पर कभी यकीन नहीं हुआ था। वहां खड़ा एक और कल्टीवेटर जोश में चिल्लाता है कि वैंग लिन ने ड्रैगन गेट पास कर लिया है और अब वो किसी नॉर्मल एम्पीरियन एक्सॉल्ट के लेवल का नहीं रहा। सब लोग इस हिस्टोरिक पल को देखकर बेहद खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनका एम्पीरियन ट्रायल में आना पूरी तरह सफल हो गया और बिना किसी के फोर्स किए वहां खड़े सभी कल्टीवेटर्स एक साथ रिस्पेक्ट के साथ आगे झुक जाते हैं। वो सब एक आवाज में चिल्लाते हुए अपने सेलेस्टियल एंसेस्टर की इस शैडो को ग्रीट करते हैं और तभी उस चमकते हुए 10th पैलेस से एक फिगर उड़कर बाहर आता है जो वैंग लिन था। ये नजारा सभी कल्टीवेटर्स के दिमाग में छप जाता है क्योंकि आसमान में अब 2 गोल्डन फिगर्स थे, एक वो जायंट शैडो और दूसरा वैंग लिन, जो एक दूसरे से 1000 फीट की दूरी पर आमने सामने खड़े थे। वैंग लिन का चेहरा थोड़ा पेल था और उसने तुरंत अपने सामने खड़े उस जायंट फिगर को देखा। उसे देखते ही वैंग लिन के दिल की धड़कन तेज हो जाती है क्योंकि ये वही सेलेस्टियल एंसेस्टर था जिसे वो पहले 2 बार देख चुका था। उनकी उन गोल्डन आंखों में एक ऐसी शक्ति थी जो वैंग लिन के हर छिपे हुए राज के आर पार देख सकती थी। वैंग लिन को तुरंत ऐसा फील होता है कि इस गेज के सामने उसकी पूरी लाइफ एक खुली किताब बन चुकी है। असल में सेलेस्टियल क्लैन के अंदर सिर्फ 48 असेंडेंट एम्पीरियंस थे और एंसेस्टर उन पर पूरा फोकस रखते थे। उनका रूल था कि कोई बाहर का या एंशिएंट कल्टीवेटर भेस बदलकर उनकी हाईएस्ट रैंक पर ना पहुंच जाए। अगर कोई बहरूप या असेंडेंट एम्पीरियन बन गया तो वो आगे चलकर उनके क्लैन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता था। इसीलिए एंसेस्टर ने इस 10th पैलेस को एक टेस्ट बनाया था। अगर इस शैडो को वैंग लिन पर थोड़ा सा भी शक हो जाता कि वो इस इमैटल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का नहीं है तो वहां मौजूद हर एक कल्टीवेटर और ग्रैंड एम्पीरियन मिलकर उस पर हमला कर देते। वैंग लिन ने इस खतरे के लिए कोई तैयारी नहीं की थी और तभी एंसेस्टर की शैडो का एक जायंट हाथ वैंग लिन के माइंड में एंटर कर जाता है और उसकी बचपन से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज को स्कैन करने लगता है। अब वैंग लिन के पास छुपने की कोई जगह नहीं बची थी, लेकिन अचानक उसकी सोल के साथ जुड़ी हुई हेवन डिफाइंग बीड एक बार फिर से घूमने लगती है। उसमें से एक जेंटल रोशनी निकलकर वैंग लिन को चारों तरफ से कवर कर लेती है। ये अजीब बीड सेलेस्टियल एंसेस्टर की उस शैडो के सामने एकदम नकली मेमोरीज का जाल बना देती है ताकि असली सच छुप जाए। और इस ट्रिक का असर भी होता है। शैडो की जो नजरें पहले बहुत सख्त और शक से भरी थी वो धीरे धीरे शांत और जेंटल हो जाती। एक लंबे वक्त के बाद एंसेस्टर की शैडो अपने बाएं हाथ को वेव करती है और हवा में एक बड़ा सा स्क्रोल खुल जाता है। उस स्क्रोल पर 48 लोगों के नाम ब्राइट रोशनी के साथ चमक रहे और उनमें से एक बेहद पावरफुल प्रेशर निकल रहा। इसे देखते ही लोग जोश में चिल्लाने लगते हैं कि ये तो लेजेंडरी एसेंडेंट एम्पीरियन लिस्ट। लोग बोलते हैं कि जो भी इस लिस्ट में आता है उसे एंसेस्टर का प्रोटेक्शन मिल जाता है और वो क्लैन की ग्लोरी बन जाता है। और तभी वो शैडो एक ब्रश को निकालकर हवा में सेलेस्टियल कैरेक्टर्स की एक लाइन लिखती है। उस पर लिखा था नंबर 49 वैंग लिन। अपना आखिरी स्ट्रोक खत्म करते ही सेलेस्टियल एंसेस्टर की वो मैजेस्टिक शैडो वहां की गोल्डन रोशनी के साथ हवा में पूरी तरह गायब हो जाती। वहां खड़े सभी लोग पूरी तरह शांत थे, लेकिन अचानक सब एक साथ झुक जाते और रिस्पेक्ट से वैंग लिन को एसेंडेंट एम्पीरियन बोलकर ग्रीट करते हैं। इस भीड़ में वो चू लिन और बाकी लोग भी थे जो कुछ देर पहले वैंग लिन का मजाक उड़ा रही थी। भीड़ में खड़ी एक खूबसूरत औरत को अंदर ही अंदर डीप दुख होता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब उसके और वैंग लिन के लेवल में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। आसमान में खड़ा वैंग लिन शांति से अपनी आंखें खोलता है। उसने अभी अभी मौत को इतने करीब से एक्सपीरियंस किया था। वो सोचता है कि इस हेवन डिफाइंग बीड की सच में अपनी एक स्पिरिट है जिसने एंसेस्टर जैसी पावर को भी धोखा दे दी। वो ये भी सोचता है कि 10th पैलेस को क्लियर करना सच में मुश्किल था क्योंकि उसे अपने आर्मर का यूज करना पड़ गया था। जब वो ये सब सोच ही रहा था तभी 3 लोग उड़कर उसके पास आते हैं। ये तीनों एसेंडेंट एम्पीरियंस स्नो रेन, डाउ व्हील और मेंगडाउ थे, लेकिन टाइनी चाइल्ड आराम से नीचे ही खड़ा था और वैंग लिन को घूरता रहता है। मेंगडाउ आगे आकर हंसते हुए उसको बधाई देता है और कहता है कि अब वो पूरे क्लैन में फेमस हो गया है। रेन स्नो आगे आकर काम आवाज में बोलती है कि अब सभी ग्रैंड एम्पीरियंस उसको अपने ग्रुप में रिक्रूट करना चाहेंगे। वो उससे पूछती है कि क्या उसने डिसाइड किया है कि उसे कहाँ जाना है। वैंग लिन भी उन्हें रिस्पेक्ट देता है और बोलता है कि अभी उसने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है और ना ही उसका किसी के पास जाने
का कोई इरादा है। और ये बोलते ही वैंग लिन ऊपर बादलों से कवर हुए 11th पैलेस की तरफ देखने लगता है। उसकी इस हरकत से उन तीनों के चेहरे एकदम सीरियस हो जाते हैं। डाउ व्हील हैरान होकर पूछता है कि क्या वो सच में 11th पैलेस को ट्राई करना चाहता है। वैंग लिन स्माइल करते हुए हाँ बोलता है। स्नो रेन थोड़ी टेंशन में उसको समझाने लगती है। वो बोलती है कि हम तीनों 10th पैलेस के आगे नहीं गए हैं क्योंकि आगे का लेवल बहुत डिफिकल्ट है। वो उसे वार्न करती है कि वहां बहुत खतरा है और फेल होने पर वो इंजर हो जाते हैं, इसीलिए उसे केयरफुल रहना। वो आगे डीप आवाज में बताती है कि इस लेवल पर सभी 49 एसेंडेंट इंपीरियंस में से 27 लोग 11th पैलेस पर आकर हार गए थे। उनके अलावा 13 लोग 13th पैलेस पर रुक गए थे। नीचे खड़े टाइनी चाइल्ड के बारे में भी सुना था कि उसने 12th पैलेस पास किया था, लेकिन असल में वो भी वहीं पर फंस गया था। स्नो रेन और डिटेल में बताती है कि सबसे स्ट्रांग माने जाने वाले काई वई 14th पैलेस पर और मेंग डाओ 16th पैलेस पर रुक गए थे। 11th पैलेस के बाद प्लैनेट्स को नहीं तोड़ना होता, बल्कि वहां उन 72 खतरनाक बीस्ट से बैटल करनी होती है जिन्हें सेलेस्टियल एंसेस्टर ने खुद मिटा दिया था। वो आगे एक्सप्लेन करती है कि ये बीस्ट सिर्फ इल्यूजन है, फिर भी बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर वो इन्हें हराकर 19th पैलेस तक चला गया तो उसके पास इतनी शक्ति आ जाएगी कि कोई ग्रैंड एम्पीरियन भी उस पर कैजुअली अटैक नहीं कर पाएगा। स्नो रेन ये भी बताती है कि आज तक सिर्फ ग्रैंड एम्पीरियन डोंग लिन ही अकेले 19th पैलेस को पास कर पाए थे, जो सिर्फ अपनी खुद की मेहनत से इस रैंक तक पहुंचे थे। बाकी सभी ग्रैंड एम्पीरियंस जैसे दाओई और वू फैंग किसी खास लक या इमोरियल गॉड रेल्म के ट्रेजर से अपने टाइटल तक पहुंचे थे। इसीलिए स्नो रेन के अंदर डोंग लिन के लिए एक अलग ही प्राइड और रिस्पेक्ट था। वांग लिन डोंग लिन का नाम सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और उस ओल्ड मैन को याद करता है। वो सबको शुक्रिया बोलता है और तभी वांग लिन बहुत तेजी से मूव करता है और सीधा बादलों को चीरते हुए 11th पैलेस की तरफ निकल जाता है। उसका ये क्रेजी एक्शन देखकर नीचे खड़े हर एक शख्स की सांसें अटक जाती हैं। एक कल्टीवेटर शॉक से चिल्लाता है कि उसे लगा था वांग लिन रुक जाएगा। दूसरा डर कर बोलता है कि आखिर ये और कितने लेवल पार करेगा। स्नो रेन की टीम भी उसको डर के साथ देख रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नया होने की वजह से वांग लिन के पास सिर्फ थोड़े से चांस ही हैं। नीचे खड़ा टाइनी चाइल्ड अपने दिमाग में उसका मजाक उड़ाता है और सोचता है कि 11th पैलेस बच्चों का खेल नहीं है और वांग लिन इसमें जरूर फेल होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ आम कल्टीवेटर्स नहीं, बल्कि बाहर से बड़े बड़े ग्रैंड एम्पीरियंस भी इस सब पर नजर रखे हुए थे। दाओ ई सेक्ट का रूलर फुल फोकस में बोलता है कि वो इस लड़के को अपने ग्रुप में जरूर रिक्रूट करके रहेगा। वू फैंग भी वहां से सब देख रहे थे। दूसरी तरफ पर्पल यांग सेक्ट का एक इंसान बहुत एक्साइट होकर कहता है कि अगर वांग लिन ग्रैंड एम्पीरियन जेमिनाई की टीम में आ जाए तो उनकी बहुत हेल्प होगी। लेकिन माउंट एम्परर पर बैठे ग्रैंड एम्पीरियन जियूडी इस सब का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि वांग लिन अभी भी एक चींटी है जो काई वई या मिंग दाओ की बराबरी नहीं कर सकता। उधर इंपीरियल पैलेस के एक अंधेरे कमरे में एक पावरफुल आवाज मिंग दाओ से पूछती है कि उसका इस बारे में क्या ख्याल है। वहां से कोल्ड फेस वाला यंग मिंग दाओ बाहर आता है। उसके फेस पर किलिंग इंटेंट भरा था और वो बोलता है कि उसे इस नए लड़के को खत्म करने के लिए बस एक सांस की जरूरत पड़ेगी। इधर वांग लिन 11th पैलेस में कदम रखता है। उसकी आंखों के आगे की दुनिया धुंधली हो जाती है और वो खुद को एक ऐसे स्टार सिस्टम में पाता है जहां कोई प्लैनेट्स नहीं थे। वहां हर तरफ एक बहुत घना फॉग फैला हुआ था और तभी उस सन्नाटे में एक बेहद मैजेस्टिक आवाज गूंजती है। ये आवाज किसी हथौड़े की तरह सीधा वांग लिन के माइंड पर अटैक करती है और उससे पूछती है कि दाओ क्या है। ये आवाज लगातार और तेजी से गूंजने लगती है, जिसकी वजह से वांग लिन की बॉडी बुरी तरह कांपने लगती है और उसकी सोल टूटने के कगार पर आ जाती है। लेकिन वांग लिन का चेहरा पेल होने के बाद भी उसकी आंखों में एक तेज चमक आ जाती है। उसका दाव कोई आम दाव नहीं था, बल्कि 3 एथीरियल एसेंसेस से बना बेहद पावरफुल एवोल्यूशन था। वो बिल्कुल शांति और कॉन्फिडेंस से उस आवाज को जवाब देता है कि लाइफ और डेथ ही असली रिस्ट्रेंट्स हैं और यही उसका दाव है। और उसके ऐसा बोलते ही वहां चमत्कार हो जाता है। उस आवाज का खतरनाक असर तुरंत खत्म हो जाता है और अनसीन चेन्स निकलकर उस घने फॉग को फाड़ देती हैं। अब उसके सामने एक चमकता हुआ स्टार सिस्टम था जहां एक गोल्डन रोब पहना हुआ फिगर खड़ा था और उसके ठीक सामने एक 1,00,000 फीट लंबा जायंट ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन रॉर कर रहा था। जैसे ही वांग लिन की विजन ठीक होती है, वो रियलाइज करता है कि वो गोल्डन फिगर कोई और नहीं बल्कि वो खुद है जो उस खतरनाक स्कॉर्पियन से बैटल कर रहा है। वो तुरंत सिचुएशन समझ जाता है और बिना वक्त बर्बाद किए अपना सोल आर्मर पहन लेता है। बाहर खड़े सब लोग चुपचाप आसमान में देख रहे थे। अब आम पलों के मुकाबले ज्यादा वक्त निकल चुका था। स्नो रेन को लगने लगता है कि वांग लिन का हार कर इंजर होना तय है और तभी उसे रियलिटी समझ आएगी। टाइनी चाइल्ड भी खुशी से सोचता है कि फॉरेन सोल्स से लड़ना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन तभी अचानक सब कुछ पलट जाता है। उस 11th पैलेस के बादलों को फाड़ते हुए एक बेहद मैसिव गोल्डन लाइट का ब्लास्ट बाहर आता है। इसे देखते ही नीचे खड़े टाइनी चाइल्ड की पूरी बॉडी कांप जाती है और वो आंखें फाड़ कर चिल्लाता है कि ये इम्पॉसिबल है। एम्पीरियन ट्रायल में जैसे ही 11th पैलेस से सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैलती है, वांग लिन बाहर निकलता है। उसका चेहरा दर्द और थकान की वजह से पीले पड़ गया
था और वो बिना वक्त गवाए उसी गोल्डन लाइट के बीच ध्यान में बैठ जाता है। इस वक्त उसके दिमाग में 11th पैलेस के अंदर हुई सारी घटनाएं किसी फिल्म की तरह दोबारा चलने लगती हैं। वहां सबसे पहले ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन नाम का एक स्पिरिट अपीयर हुआ था और उसके बाद एक के बाद एक 9 अजनबी सोल्स ने उस पर हमला कर दिया था। सच तो यह है कि अगर वैंगलिन ने सही मौके पर अपना सोल आर्मर नहीं पहना होता तो उसके लिए इस लेवल को पार करना नामुमकिन हो जाता। खासकर वो आखिरी सोल जो एक प्लैनेट के साइज जितना बड़ा हाथी था, उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि किसी को भी दहशत में डाल दे। वैंगलिन को अब एहसास हो रहा था कि वो 9 सोल्स भले ही इल्यूजन्स थीं और अपनी असली बॉडी जितनी ताकतवर नहीं थीं, फिर भी उनका लेवल पीक एम्पीरियन एक्सॉल्ट जितना था। उनमें से आखिरी 4 तो इतनी खतरनाक थीं कि वो आम एसेंडेंट एम्पीरियंस तक को टक्कर दे सकती थीं। वैंगलिन के पास अब बिल्कुल वक्त नहीं था क्योंकि सोल आर्मर की अपनी एक लिमिट है, इसलिए पैलेस क्लियर करते ही उसने आर्मर निकाल दिया ताकि वो उसका आगे यूज कर सके। तभी 11th पैलेस से बाहर आते ही वैंगलिन के माइंड में एक भारी और मेजेस्टिक आवाज गूंजती है जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। ये आवाज लियान युंजुए की थी जो बताते हैं कि उन्होंने अपनी डिवाइन सेंस और अपना खास स्पेल 8 एक्सट्रीम डाओ इसी ट्रायल में छोड़ा था ताकि किस्मत वाला इंसान इसे हासिल कर सके। वो आगे बताते हैं कि वैंगलिन ने उनका टेस्ट पास कर लिया है, इसलिए अब वो एक्सट्रीम फायर डाओ का हकदार है। ये कोई साधारण स्पेल या एसेंस नहीं था, बल्कि इसे सीधा इमॉर्टल गॉड रेल्म से लिया गया था। इसी के साथ वैंगलिन के दिमाग में एक तस्वीर उभरती है, एक हथेली जिस पर आग तो नहीं थी पर उसकी उंगली के चारों तरफ हरे रंग का धुआं 9 बार चक्कर लगाकर खतरनाक रिंग्स बना रहा था। वैंगलिन ने पहले भी इस पावर को देखा था और अपने अवतार के जरिए बोरो भी किया था, पर इस बार वो इसे पूरी तरह अपना बना रहा था। सबकॉन्शियस होकर जैसे ही वैंगलिन ने अपना हाथ उठाया, वही ग्रीन स्मोक उसकी उंगली पर सर्कल करने लगी। नीचे खड़े कल्टीवेटर्स ये देखकर दंग रह गए। सब हैरान थे कि कैसे एक इंसान ने इतने कम वक्त में 5th से सीधा 11th पैलेस क्लियर कर लिया, जहां बड़े बड़े एसेंडेंट एम्पीरियंस तक हार मान लेते हैं। स्नोरेन और उसके साथी तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस में थे। स्नोरेन ने पहचान लिया था कि ये वही एक्सट्रीम फायर है जो एसेंडेंट एम्पीरियन काइवी के पास है। उन्हें अब समझ आ गया था कि वैंगलिन उन जैसा आम कल्टीवेटर नहीं है। वहीं दूर खड़ा एसेंडेंट एम्पीरियन टाइनी चाइल्ड जलन की आग में जल रहा था। उसे याद था कि उसे 11th पैलेस पास करने में कितना वक्त लगा था और उसे तो कोई स्पेल भी नहीं मिला था। वो गुस्से में सोचता है कि वैंगलिन 12th पैलेस तो कभी पास नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां काइवी जैसे लोग भी रुक गए थे और सिर्फ मिंगदाओ ही उसे पार कर सके हैं। लेकिन वैंगलिन की नजरें अब 12th पैलेस पर थी। वो समझ गया था कि 11th पैलेस के ऊपर हर लेवल पर एक नया फॉर्च्यून छुपा है। उसके दिमाग में अब कई सवाल थे कि ये इममोरिन गॉड रेल्म आखिर है क्या, जहाँ से हेवन डिफाइंग बीड और ग्रैंड एम्पीरियन बनने के राज जुड़े हैं। उसे अब समझ आ गया था कि यहाँ सिर्फ नाम कमाने नहीं बल्कि सेलेस्टियल एंसेस्टर के छोड़े हुए खजाने हासिल करने का मौका है। वैंगलिन ने एक गहरी सांस ली और 12th पैलेस की तरफ बढ़ने लगा। नीचे लोगों का शोर बढ़ता जा रहा था। वो जानते थे कि 12th पैलेस पास करने वाले लोग दुनिया में बहुत रेयर हैं। स्नोरिन को पूरा भरोसा था कि वैंगलिन वही काम करता है जिसमें वो कॉन्फिडेंट हो। अगले ही पल वहां का माहौल तब बदल गया जब एंशिएंट ट्रांसफर एरे चमकने लगा और एक साथ 30 से ज्यादा बड़े असेंडेंट एम्पीरियंस वहां पहुंच गए। सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब ग्रैंड एम्पीरियन वूफैंग वहां अपीयरन हुए। उन्हें देखकर सबने सम्मान में सर झुका दिया। वूफैंग ने सीधा वैंगलिन से कहा कि वो उसे हर हाल में रिक्रूट करना चाहते हैं, चाहे वो 12th पैलेस पास करे या नहीं। वैंगलिन ने बड़े ही अदब से जवाब दिया कि वो इस पर बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी उसका पूरा फोकस ट्रायल पर है। इसी बीच ग्रैंड एम्पीरियन डाओई भी वहां पहुंच गए और उन्होंने वैंगलिन को अपना पुराना वादा याद दिलाया। अब वहां 2 ग्रैंड एम्पीरियंस के बीच एक साइलेंटली तकरार शुरू हो गई थी। दोनों जानते थे कि अगर वैंगलिन ने 12th पैलेस क्लियर कर लिया तो ग्रैंड एम्पीरियन जीयूडी और खुद सेलेस्टियल एम्परर भी उसे लेने दौड़े चले आएंगे। वहीं दूसरी तरफ पर्पल यांग सेक्ट में गुया काफी परेशान था कि वो इतने बड़े ग्रैंड एम्पीरियंस का मुकाबला कैसे करेगा। तभी वहां उनकी लिटिल एंसेस्टर यानी ग्रैंड एम्पीरियन जेमिनाई आती हैं और वैंगलिन को मिरर में देखकर पहचान लेती हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने पहले वैंगलिन की मदद की थी और अब वो खुद उसे रिक्रूट करने जाएंगी। ये सुनकर गुया की जान में जान आई। माउंट एम्परर पर बैठे बूढ़े जीयूडी भी अब बेचैन हो रहे थे। वैंगलिन की काबिलियत देखकर उसे ऑफर देने का सोचने लगे थे। वहीं इंपीरियल सिटी में मिंगदाओ गुस्से से भरा हुआ था। जब उसे खबर मिली कि वैंगलिन ने 12th पैलेस पास कर लिया है तो उसका किलिंग इंटेंट बढ़ गया। सेलेस्टियल एम्परर को भी अब हैरानी हो रही थी क्योंकि वैंगलिन के चारों तरफ एक्सट्रीम वाटर डाउ की रिपल्स दिखने लगी थीं। वैंगलिन अब रुकने वाला नहीं था। 12th पैलेस को फतह करने के बाद वो बिना किसी देरी के 13th पैलेस की तरफ निकल गया। ये देखकर मिंगदाओ इतना गुस्सा हो गया कि उसने तुरंत ट्रायल में जाकर 16th पैलेस अटेम्प्ट करने का फैसला कर लिया ताकि वो अपनी बादशाहत बरकरार रख सके। सेलेस्टियल क्लैन के लगभग सभी बड़े मास्टर्स का ध्यान अब वैंगलिन के उस हैरत अंगेज एक्शन ने अपनी तरफ खींच लिया था। ऐसा नजारा सेलेस्टियल
सेलेस्टियल क्लैन में बहुत कम देखने को मिलता था। क्योंकि सदियों पहले सिर्फ मिंग डाओ ने ही ऐसी हाइप क्रिएट की थी, लेकिन अब से सेलेस्टियल क्लैन की हिस्ट्री में वोंग लिन का नाम किसी सितारे की तरह चमकने वाला था। वो 49th असेंडेंट एम्पीरियन बन चुका था, जिसने 11th और 12th पैलेस को धूल चटा दी और अब वो 13th पैलेस की तरफ कदम बढ़ा रहा था। उधर माउंट एम्परर पर ग्रैंड एम्पीरियन ज्यूडी अब आराम छोड़कर अपने सामने एक गिरती हुई पत्ती को बड़े गौर से देख रहे। उनका चेहरा सीरियस हो गया था, क्योंकि वो समझते थे कि सोल आर्मर के बावजूद 13th पैलेस में टिकना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तभी इंपीरियल पैलेस में सेलेस्टियल एम्परर रिवील होते हैं, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनके साइड में ब्लैक रोब पहने मिंग दाओ पहले से ही बैठा था, जो खुद एम्पीरियन ट्रायल में एंटर करने की तैयारी कर रहा था। एम्पीरियन ट्रायल के अंदर ग्रैंड एम्पीरियन डाओ ही थोड़े फिक्र में दिख रहे थे। वो जानते थे कि वोंग लिन ने जो तूफान खड़ा किया है, उसके बाद उसे अपने साथ जोड़ने के लिए किसी भी ग्रैंड एम्पीरियन को एक बहुत बड़ी प्राइस चुकानी पड़ेगी, लेकिन उन्हें लगता था कि ये डील वर्थ इट होगी। वहीं ग्रैंड एम्पीरियन वू फंग भी एक गहरी सांस लेते हैं। उन्हें साफ दिख रहा था कि आने वाले वक्त में वोंग लिन की वजह से बड़े बड़े मास्टर्स आपस में भिड़ने वाले हैं। वहां मौजूद बाकी कल्टीवेटर्स के लिए वोंग लिन की ये प्रोग्रेस एक मजाक बन गई थी। जो लोग पहले वोंग लिन का मजाक उड़ा रहे थे, अब उन्हें अपने कहे हुए शब्द चुभने लगे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि वोंग लिन और उनके बीच का गैप इतना बढ़ चुका है कि अब वो उस पर कमेंट करने के लायक भी नहीं बचे। स्नो रेन और उसके साथी भी ये सब देखकर बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। एक कल्टीवेटर शौक के साथ बोलता है, पास्ट में मिंग डाओ भी 13th पैलेस पर रुक गया था, क्या ये नया बंदा उसे पीछे छोड़ देगा? दूसरा उतने ही एक्साइटमेंट में बोलता है, अगर उसने ये पैलेस पास कर लिया तो वो सबसे खतरनाक न्यूली एडवांस्ड असेंडेंट एम्पीरियन बन जाएगा। ये सुनकर टाइनी चाइल्ड का चेहरा डर और जलन से पीला पड़ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, नहीं, वो 13th पैलेस कभी पास नहीं कर पाएगा। तभी 13th पैलेस के अंदर वोंग लिन का हाल थोड़ा बुरा था। उसका चेहरा बिल्कुल पेल पड़ चुका था और उसके सामने वही धुंध भरा स्टार सिस्टम दोबारा आ जाता है। वोंग लिन वहां खड़े होकर शांति से सोचता है कि उसके सोल आर्मर की भी एक लिमिट है। ये आमा उसे सिर्फ एक हद तक ताकत दे सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसने पिछले 2 पैलेसेस में एक्सट्रीम फायर और एक्सट्रीम वाटर डाओ पर काबू पा लिया था। तभी वही पुरानी भारी भरकम आवाज गूंजती है, डाओ क्या है? वोंग लिन ने पहले 2 बार इसका जवाब लाइफ एंड डेथ और कर्मा के रूप में दिया था, पर इस बार वो समझ गया था कि जवाब ट्रू और फॉल्स है। उसने सुजुको प्लैनेट के अपने सपनों को याद किया और बोला, इंसान अक्सर एक ड्रीम बैरियर में फंसा रहता है, जहां वो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। उस बैरियर को तोड़कर अपनी आंखें खोलना ही असली डाओ है। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा फॉग गायब हो गया। बाहर खड़े लोग एक इंसेंस स्टिक जलने तक का वक्त इंतजार कर चुके थे। सबको लगने लगा था कि शायद वोंग लिन हार मान गया है। कुछ लोग रिलीफ महसूस कर रहे थे तो कुछ को दुख हो रहा था। लेकिन तभी एक एंशिएंट ट्रांसफर अरे चमकती है और वहां ब्लैक कपड़ों में एक ठंडा और घमंडी नौजवान प्रकट होता है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद मिंग डाओ था। मिंग डाओ के आते ही क्राउड में वही शोर मच जाता है जो ग्रैंड एम्पीरियंस के आने पर होता था। मिंग डाओ ने किसी की तरफ नहीं देखा और सीधा दोनों ग्रैंड एम्पीरियंस को ग्रीट किया। वू फंग उसे देखकर थोड़ा उदास होते हैं, क्योंकि उन्होंने मिंग डाओ को बहुत अच्छे ऑफर्स दिए थे, पर उसने सेलेस्टियल एम्परर को चुना था। अभी वू फंग कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक सबका दिल कांप उठा। आसमान में छुपा 13th पैलेस अचानक एक सुनहरी रोशनी से नहा गया। पूरा आसमान गोल्डन हो चुका था। एक कल्टीवेटर जोर से चिल्लाया, उसने कर दिखाया, उसने 13th पैलेस पास कर लिया है। इसका मतलब साफ था कि वैंग लिन ने मिंग डाओ को पीछे छोड़ दिया था, जो कभी 13th पैलेस पर रुक गया था। मिंग डाओ की आंखें ये देखकर सिकुड़ जाती हैं और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ने लगता है। पूरा एम्पीरियन ट्रायल अब किसी गर्म भट्टी की तरह उबल रहा था। सभी एम्पीरियन एग्जॉल्ट्स ये सोचकर हैरान थे कि क्या वैंग लिन 19th पैलेस तक जाएगा। वैंग लिन का ये मूव मिंग डाओ के लिए एक खुला चैलेंज था। मिंग डाओ बाहर से तो शांत दिख रहा था, पर उसके शरीर से एक बर्फ जैसी ठंडक निकल रही थी, जिसने पूरे माहौल को साइलेंट कर दिया। तभी वैंग लिन पैलेस से बाहर निकलता है। वो काफी थका हुआ दिख रहा था और आगे बढ़ने के बजाय नीचे आने लगता है। तभी मिंग डाओ की कड़वी आवाज गूंजती है, क्या तुम आगे नहीं जाने वाले? ये सुनते ही सब समझ गए कि अब एक बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। वैंग लिन ने नीचे आकर मिंग डाओ की तरफ देखा और शांति से पूछा, तुम कौन हो? मिंग डाओ ने बड़े घमंड से अपना नाम बताया और पूछा कि वो रुक क्यों रहा है। वैंग लिन उसकी दुश्मनी समझ गया था। उसने ऑब्जर्व किया कि मिंग डाओ का पूरा कल्टीवेशन उसके प्राइड यानी घमंड पर टिका है। वैंग लिन ने उसे इग्नोर किया और सीधा दाओ ई और वू फंग के पास गया। उसने बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहा, मुझे एक अर्जेंट काम है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। ये देखकर मिंग डाओ का खून खौल उठा। जब वैंग लिन ट्रांसफर अरे की तरफ बढ़ा तो पीछे से लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई कि शायद वैंग लिन डर गया है। लेकिन वैंग लिन ने उन्हें एक ठंडी नजर से देखा और सब चुप हो गए। पर मिंग डाओ उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। वो चिल्लाया, एरोगेंट, और अपना हाथ उठाकर एक जायंट उंगली से ट्रांसफर अरे पर अटैक कर दिया। एम्पीरियन ट्रायल में लड़ना मना था, पर मिंग डाओ ने किसी रूल की परवाह नहीं की। वो जायंट उंगली तेजी से वैंग लिन की तरफ बढ़ी। अगर
अगर वैंगलिन वहां से नहीं हटता तो उसका डिवाइन सेंस इंजर हो जाता, और अगर हटता तो वो ट्रांसफर अरे से बाहर हो जाता। ये वैंगलिन की बेइज्जती करने का एक तरीका था। वू फंग ने गुस्से में मिंग डाओ को रोकने की कोशिश की, पर तभी सेलेस्टियल एम्परर की एक शैडो वहां प्रकट हुई और उन्हें रोक दिया। वैंगलिन की आंखों में अब असली किलिंग इंटेंट फ्लैश। जब वो उंगली उसके बिल्कुल करीब आई तो वो ट्रांसफर अरे से बाहर निकल आया। वो उंगली वहीं रुककर गायब हो गई, जैसे मिंग डाओ सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा हो। पर अब वैंगलिन का मूड बदल चुका था, और तभी ग्रैंड एम्पीरियन वू फंग उस एम्पीरियन एक्सॉल्ट के पास सेलेस्टियल एम्परर की शैडो महसूस करते हैं। वू फंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था, और वो सीधा पूछते हैं, सेलेस्टियल एम्परर, इस सब का क्या मतलब है? लेकिन एम्परर के फेस पर एक ऐसी स्माइल थी जैसे उन्हें किसी को जवाब देना पसंद नहीं। वो वैंगलिन की तरफ देखते तक नहीं और बहुत ही शांति से बोलते हैं, वो फैंग, गुस्सा मत हो। मिंग दाओ ने किसी को इंजर नहीं किया और ना ही कोई रूल तोड़ा है। लेकिन वो फैंग पीछे हटने वाले नहीं थे। वो अपनी स्लीव को हवा में लहराते हैं और गुस्से में बोलते हैं, अगर वैंगलिन ट्रांसफर अरे से तुरंत बाहर नहीं आता तो वो अटैक सीधा उसके डिवाइन सेंस पर लैंड करता। वो बुरी तरह इंजर हो सकता था। रूल तोड़ना तो दूर, ये तो एकदम शेमलेस हरकत है। सेलेस्टियल एम्परर तब भी बिल्कुल काम रहते हैं और मजे लेते हुए पूछते हैं, वो तुम बात को बढ़ा रहे हो, क्या इस बच्चे को कोई चोट लगी है? क्या वो इंजर हुआ है? वू फैंग दने घूरते हैं पर कुछ बोल नहीं पाते। अब एम्परर सबके सामने वैंगलिन को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं, जब कोई इंजर नहीं हुआ तो इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? वू फैंग, मुझे पता है तुम इसे रिक्रूट करना चाहते हो, पर मेरे हिसाब से ये कल्टीवेटर यूजलेस है। इसने सिर्फ सोल आर्मर के दम पर 13th पैलेस पास किया है। उसके बिना तो ये एक असेंडेंट एम्पीरियन बनना भी डिजर्व नहीं करता। सेलेस्टियल एम्परर की बातों का असर किसी तूफान से कम नहीं था। वहां मौजूद हर कल्टीवेटर हैरान रह जाता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि वैंगलिन अपनी असली पावर दिखा रहा है। और अब वहां बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक कल्टीवेटर गुस्से में चिल्लाता है, तो ये सब सोल आर्मर का कमाल था, ये बंदा तो महा शेमलेस निकला। दूसरा बोलता है, मैं भी वही सोचूं कि ये इतनी जल्दी 13th पैलेस कैसे पहुंच गया, अगर मेरे पास भी वो आर्मर होता तो मैं भी ये कर लेता। तीसरा कल्टीवेटर तो चिढ़ते हुए बोलता है, इसने हम सबको उल्लू बनाया है, इसका असली लेवल तो सिर्फ 5th पैलेस तक ही है, ये हमें धोखा दे सकता है, पर ग्रैंड एम्पीरियंस की नजरों से नहीं बच पाया। सबकी जेलसी अब बाहर आ रही थी। लोग उसे चीटर और फेक कहने लगते हैं। एक असेंडेंट एम्पीरियन तो यहां तक बोल देता है कि बिना आर्मर के वो वैंगलिन को एक सांस में खत्म कर सकता है। सबको लगने लगता है कि इसी वजह से ग्रैंड एम्पीरियन जियोदी यहां नहीं आए, क्योंकि उन्हें पहले ही इसकी रियलिटी पता चल गई थी। वैंगलिन ये सब चुपचाप सुन रहा था। उसका फेस थोड़ा पेल हो जाता है, क्योंकि जो रिस्पेक्ट उसने कमाई थी वो एम्परर की एक बात से मिट्टी में मिल गई थी। और तभी मिंग डाओ आगे बढ़ता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो इसलिए तुम भाग रहे थे? तुम्हें डर था कि तुम्हारे सोल आर्मर का टाइम खत्म हो जाएगा और तुम्हारी पोल खुल जाएगी। मेरे सामने से दफा हो जाओ, तुम मेरे लायक भी नहीं हो। यहाँ तक कि ग्रैंड एम्पीरियन दाओ ई भी निराश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि एम्परर का इस बच्चे के साथ जरूर कोई पुराना करेक्शन है, इसलिए इसे रिक्रूट ना करना ही बेहतर है। उन्हें लगता है कि वैंगलिन की सारी मेहनत अब बेकार हो चुकी है। लेकिन तभी एक तेज और गुस्से वाली औरत की आवाज गूंजती है। ये एम्पीरियन एक्सॉल्ट हाइजी थी। वो चिल्लाकर बोलती है, सब चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। वैंगलिन ने सालों पहले बिना किसी आर्मर के मुझसे फाइट की थी, और अगर उसने आर्मर यूज किया भी तो क्या हुआ? उस आर्मर की पावर हासिल करना भी उसकी अपनी काबिलियत है। तुम लोग सिर्फ जल रहे हो क्योंकि तुम में से कोई भी 13th पैलेस पास नहीं कर सकता। हाइजी की बातों से वहां सन्नाटा छा जाता है। वैंगलिन उसे देखता है जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ रही थी, पर सेलेस्टियल एम्परर तब भी उसे टोक देते हैं और बोलते हैं, हाइजी बकवास मत करो, कल्टीवेशन में सिर्फ अपनी मेहनत काम आती है, एक्सटर्नल पावर नहीं। ये वैंगलिन तुम सब के लिए एक बुरा एग्जाम्पल है जिसकी लिमिट यहीं खत्म हो जाती है। तभी वू फैंग, जो काफी देर से खामोश थे, वो एम्परर को करारा जवाब देते हैं। वो बोलते हैं, एक्सटर्नल पावर? तो क्या ग्रैंड एम्पीरियन का टाइटल एक्सटर्नल नहीं है? वो भी तो एक इनहेरिटेंस ही है। एम्परर, अगर तुम्हारे ब्लड लाइन में सेलेस्टियल एंसेस्टर का खून नहीं होता तो क्या तुम यहाँ होते? एक्सटर्नल फोर्स भी एक पावर है जब वो दुश्मन को हरा सके। वू फैंग यहाँ तक बोल देते हैं कि अगर सेलेस्टियल एंसेस्टर जिंदा होते तो उनकी नजर में एम्परर खुद वर्थलेस होते। एम्परर का चेहरा गुस्से से नीला पड़ जाता है और वो चैलेंज देते हैं कि अगर ये बच्चा 15th पैलेस पास कर ले तो मैं खुद होली एडिक्ट पास करूंगा और इसे ग्रैंड एम्पीरियंस के नीचे नंबर 1 पर्सन अनाउंस करूंगा। पर क्या ये कर पाएगा? एम्परर वहां से जाने लगते हैं और सबको लगता है कि शो खत्म हो गया। मिंग डाओ भी स्नीयर करता है और निकलने वाला होता है, पर तभी वैंगलिन एक गहरी सांस लेता है और गायब होते हुए एम्परर से बोलता है, 15th पैलेस? एम्परर, अपनी आंखें खुली रखना और इसे ध्यान से देखना। और तभी वैंगलिन की बॉडी से एक भयंकर एनर्जी निकलने लगती है। वो एक ड्रैगन की तरह स्काई में फ्लाई करता है। सब हैरान रह जाते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या ये पागल हो गया है? इसकी आर्मर का टाइम तो खत्म होने वाला था। माउंट एम्परर पर बैठे ग्रैंड एम्पीरियन जीयूडी भी अचानक खड़े हो जाते हैं। वो हैरानी से घूरते हैं कि अब वैंगलिन के पास ऐसा क्या बचा है जो वो आगे बढ़ रहा है। पर्पल यांग सेक्ट में जेमिनाई भी गुस्से में थी, पर अब उनकी उम्मीद जाग जाती है। वैंगलिन के दिल में गुस्सा था। वो जानता था कि एम्परर ने उसका मोमेंटम इसलिए तोड़ा ताकि कोई उसे रिक्रूट ना करे। वो अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं करता था, पर वो अपने रास्ते में किसी को आने नहीं देना चाहता था। वो
डिसाइड करता है कि आज वो पूरी तरह एरोगेंट बन के दिखाएगा। वैंग लिन 13th पैलेस को क्रॉस करता है और सीधा 14th पैलेस के सामने पहुंचता है। वो एम्परर से कहता है, आंखें खोलो और देखो। मिंग डाओ उसे एरोगेंट बोलता है, पर वैंग लिन अब पोलाइट होने का नाटक बंद कर देता है। वो अपने अंदर मौजूद अवतार और सोल गाइड को फ्यूज करता है ताकि सबको शॉक कर सके। जैसे ही वैंग लिन 14th पैलेस में एंटर करता है, सब साइलेंट हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिना आर्मर के ये इम्पॉसिबल है, पर तभी सिर्फ 9 ब्रेथ के अंदर वहां से एक डैजलिंग गोल्डन लाइट इरप्ट होती है। पूरा एरिया उस लाइट से भर जाता है। सबके होश उड़ जाते हैं। सिर्फ 9 ब्रेथ्स, ये कैसे हो सकता है? मिंग डाओ के बिल में डर बैठ जाता है, पर एम्परर खुद को संभालते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ 14th पैलेस ही है। लेकिन वैंग लिन रुकता नहीं है। वो सीधा 15th पैलेस में एंटर कर जाता है। दाओ ई का इंटरेस्ट फिर से जाग जाता है और फिर से ठीक 9 ब्रेथ्स के बाद 15th पैलेस से भी वही सुनहरी रोशनी निकलती है। ये एम्परर के फेस पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। अब कल्टीवेटर्स की बातें बदल जाती है। हमने इसे गलत समझा, ये तो अपनी असली पावर हाइड कर रहा था। हाइजी खुशी से झूम उठती है। मिंग डाओ अब अपनी प्राइड बचाने के लिए खुद भी 16th पैलेस में एंटर कर जाता है। दोनों एक साथ अटेम्प्ट करते हैं। 16th पैलेस सालों से लिट अप नहीं हुआ था। सबकी सांसें रुकी हुई थी। दाओ ई और वू फैंग भी सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि मिंग डाओ पहले 2 बार यहाँ फेल हो चुका था। एम्परर के चेहरे पर अब खौफ साफ दिख रहा था। और तभी 9th ब्रेथ पर 16th पैलेस से एक ऐसी रोशनी निकलती है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। सब चिल्लाने लगते हैं, कौन बाहर आएगा, मिंग डाओ या वैंग लिन? और तभी वैंग लिन पैलेस से बाहर निकलता है। उसका फेस थोड़ा पेल है, पर वो वहां खड़ा होकर मिंग डाओ का वेट करने लगता है। वू फैंग और दाओ ई शॉक्ड हैं। एम्परर डिसबिलीफ में है और जीयूडी तक की सांसें अटक जाती हैं। वैंग लिन ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था।